Today we will discuss class 10th chapter 6 political parties. In this chapter we will discuss what is political party. हम ये देखेंगे कि political party होती क्या है. After that we will discuss functions of a political parties, कि political party के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या काम उनको करने होते हैं. After that we will discuss necessity of a political party, कि political party की ज़रूरत क्यों होती है. After that we will discuss party system, one party system, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस रिकॉग्नाइज पार्टी, कि एक पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी के रूप में कब पहचान मिलती है, वो पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्राइटेरिया गिवन बाय इलेक्शन कमीशन, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए और एक स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमारी कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है. हमारी 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, हमारी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं या स्टेट लेवल की जो पार्टीज होती हैं, उनका उदय और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके सामने क्या डिफिकल्टीज आती हैं. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बेटा वेज टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कि हम पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे सुधार कर सकते हैं, जो कमियां हैं उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ये सभी के सभी पॉइंट्स हम अपने आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है. A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. कि बेटा पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा समूह होता है जो इकट्ठा होते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए और सरकार में आकर पावर्स को हासिल करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, सरकार का निर्माण करने के लिए. जब लोग इकट्ठा होकर एक इलेक्शन लड़ते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. तो बेटा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनके कुछ अपनी नीतियां होती हैं, इनके कुछ कार्यक्रम होते हैं जो कि वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए प्रमोट करते हैं और सोसाइटी के भले के काम करने के लिए, सोसाइटी के कल्याण के लिए काम करने के लिए ये इकट्ठा होते हैं. इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ते हैं. ये पार्टी जो है अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है, फिर वो कैंडिडेट जो है वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद फिर वो सत्ता में आते हैं. वो हमारे एमपी एमएलए जो भी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, विधायक, उनके रूप में चुनाव होता है उनका, और फिर वो हमारे देश को चलाने के लिए सरकार का निर्माण करते हैं. उसके बाद है बेटा फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं. तो सबसे पहला फंक्शन क्या है बेटा, कंटेस्टेड इलेक्शंस, कि पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट करने होते हैं और फिर वो नॉमिनेट कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं और फिर वो अपनी जो है गवर्नमेंट, देश की जो गवर्नमेंट है उसका निर्माण करते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, कंटेस्टेड इलेक्शंस, कि इलेक्शंस को लड़ना. सेकेंड फंक्शन क्या होता है, पॉलिसीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं बेटा उनको अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो बनाने होते हैं, जिससे कि वोटर्स जो हैं उनको अपनी सरकार को चुनने में सहायता मिल सके. आपने मैनिफेस्टो सुना होगा बेटा, घोषणा पत्र. हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो चुनाव से पहले जो है वो पब्लिश करती है लोगों के सामने. भाई अगर हम सरकार में आए तो हम लोगों के कल्याण के लिए ये काम करेंगे, ये हमारी पॉलिसी होगी, ये हमारे प्रोग्राम होंगे. तो लोगों को फिर मैनिफेस्टो के बेस पे जो भी कैंडिडेट उचित लगता है उसको वो वोट देकर अपने जो है सरकार को चुनते हैं. नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मेकिंग लॉज, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है बेटा वो एक देश के निर्माण में, देश के सरकार के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं. क्योंकि जितने भी कैंडिडेट चुन के आते हैं बेटा वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं और उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उन्हीं को लेकर फिर वो अपनी सरकार को चलाते हैं.
नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन फंक्शन जो हम कहते हैं वो क्या होता है बेटा, कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हमारी होती है उसका निर्माण करना, उसको फॉर्म करना, रूलिंग पार्टी बनाना, ताकि जो हमारी सरकार है वो देश के लोगों के लिए काम करे, उनकी भलाई के लिए काम करे, हमारा जो देश है उसको चलाने का काम करे। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का निर्माण करना किसका काम होता है? पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है बेटा? प्लेइंग अपोजिशन। देखो बेटा, जब दो पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टी, तो एक पार्टी जो होती है वो तो होती है हमारी रूलिंग पार्टी, जो कि रूल करती है, हमारे देश की सरकार को चलाती है, हमारे देश को चलाती है, रूल्स बनाती है। और जो दूसरी पार्टी होती है जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, मेजोरिटी मिलती है, वो पार्टी हमारी अपोजिशन की पार्टी का काम करती है। यानी रूलिंग पार्टी जो भी निर्णय लेती है, जो भी नियम बनाती है, उसके आलोचना करना या उसको सपोर्ट करना, तो वो जो है वो अपोजिशन पार्टी देखती है कि भाई अगर वो रूल गलत बना है तो उसको क्रिटिसाइज करती है, और अगर वो रूल अच्छा है, देश के कल्याण के लिए है, तो उसको अपना समर्थन भी, अपना सपोर्ट भी देती है। तो अपोजिशन का काम भी करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, कि लोगों की जो राय है उसको शेप देना। बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोगों की राय को शेप देती हैं। भाई वो अपनी जो है बातों को, अपने कार्यक्रमों को, अपने प्रोग्राम्स को, अपनी पॉलिसीज को मीडिया के थ्रू लोगों के सामने लाती हैं, और फिर उनकी पॉलिसीज को सुनकर, उनके जो कार्यक्रम है, उनके जो प्रोग्राम्स है, उनको सुनकर लोग जो है वो अपनी राय जो है वो बनाते हैं। तो भाई एक पार्टी कैसी है, उसके नीतियां कैसी हैं, और कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी है जो लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी, कौन सी पार्टी है जो लोगों के सपोर्ट में नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों की जो ओपिनियन होती है उसको शेप देने का काम भी करती है। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। बेटा, हमारा जो सरकारी तंत्र है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू लोगों की क्या डिमांड है, क्या आवश्यकताएं हैं, वो सरकार तक पहुंचती हैं, और सरकार ने क्या नई पॉलिसीज बनाई हैं, क्या लोगों के वेलफेयर के लिए स्कीम्स बनाई हैं, वो सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम होता है, और उन पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो करती हैं। उसके बाद है बेटा हमारा नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है। तो क्यों पड़ती है बेटा? सबसे पहले है कि अगर देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, तो क्या देश को चलाना आसान है? क्योंकि बेटा 132 करोड़ की जनसंख्या में सभी लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियन है, और अलग अलग ओपिनियन के साथ कोई भी देश जो है वो अपने सरकार को चला नहीं सकता है। तो इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है कि वो अपने कैंडिडेट्स को चुने, और उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो जो है आगे आकर फिर चुनाव लड़े और अपने देश की सरकार का निर्माण करें। नेक्स्ट जरूरत क्यों है हमें पॉलिटिकल पार्टी की, नेसेसिटी क्यों है? वो इसलिए भी है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है बेटा वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर क्षेत्र से अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती है, और उस कैंडिडेट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उन सब का पता होता है। और जब वो कैंडिडेट जीत कर सत्ता में आता है तो वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या है? वुड सेल्डम थिंक अबाउट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। बेटा वो क्या कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति, भाई अगर हम ये कहें कि एक व्यक्ति जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और एक व्यक्ति क्या वो इतने बड़े देश की जरूरतों के बारे में सोच सकता है, उनको पूरा करने की सोच सकता है? नहीं। तो इसलिए भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है कि लोग इकट्ठा होकर देश के भलाई के बारे में सोचें और काम को करें। पॉलिटिकल पार्टी बेटा इसलिए भी जरूरी होती है कि हमारे देश के जो बड़े इश्यूज होते हैं, जिनके ऊपर की बहुत सोच विचार करके निर्णय लेने होते हैं, वहां पर
अलग अलग विचार के लोगों को इकट्ठा होने का अवसर प्रदान करता है और वहाँ से जो है हमारे देश के वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट को ठीक प्रकार से चला सके, उसके लिए जो है वो बेटा रास्ते निकलते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पर कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने जो इश्यूज है उनको सोल्व करने के लिए इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट है बेटा वन पार्टी सिस्टम। कि पार्टी सिस्टम कितने प्रकार का होता है बेटा? पार्टी सिस्टम 3 प्रकार का है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन पार्टी सिस्टम की। बेटा वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जहां पर जिस देश में केवल एक ही पार्टी होती है, उसका अपने देश की सरकार पर पूरा कंट्रोल होता है, वो ही अपने देश की सरकार को चलाती है। लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, उनके पास केवल एक ही पार्टी होती है और वही पार्टी जो है वो सत्ता में आती है। तो चाइना जो है बेटा वो वन पार्टी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल है। दूसरी अगर कोई पार्टी वहां पर कम्पीट करती भी है, खड़ा भी होती है, तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना पड़ता है। तो वहां पर कोई चॉइस नहीं है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, लोगों के पास चॉइस होती है कि वो अपने देश की सरकार को चुन सके, और जब केवल एक ही पार्टी होगी तो वहां पर चॉइस नहीं होती है। तो ये है हमारा वन पार्टी सिस्टम, और ये जो सिस्टम है इसका एग्जाम्पल है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो है बेटा वो वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद है आपका टू पार्टी सिस्टम, जहां पर कि दो पार्टीज होती हैं और उन दोनों पार्टीज को पूरा पूरा चांस मिलता है कि वो सत्ता में आ सकती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जो है बेटा वो टू पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल है। वहां पर दो पार्टीज पाई जाती है, लोग उन दो पार्टी में से किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं जिनको कि उनको लगता है कि उनके वेलफेयर के लिए वो काम करेंगे। आफ्टर दैट है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है बेटा कि जब दो से ज्यादा पार्टीज हमारे देश में होती हैं, किसी भी देश में होती हैं, तो उसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। इंडिया जो है बेटा वो मल्टी पार्टी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। इंडिया में दो से ज्यादा पार्टियां हैं और वो जो पार्टीज हैं वो सभी को इक्वल चांस मिलता है कि वो अपने देश की सरकार का निर्माण कर सके, उनको इलेक्शन लड़ने का, मेजोरिटी में आने का चांस मिल जाता है। तो बेटा मेजोरिटी क्या होती है कि 50% से ज्यादा वोट एक पार्टी को लेने होते हैं। अगर एक पार्टी को 50% वोट नहीं मिलते तो वो पार्टी क्या करती है कि दूसरी पार्टी के साथ मिलकर, जिसको कि हम कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार भी कहते हैं, बहुमत सिद्ध करती है पार्लियामेंट में, और फिर वो जो पार्टी है वो सत्ता में आकर हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसको चलाने का काम करती है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में गठबंधन की सरकार जो है वो भी देखने को मिलती है। जैसे कि अब हम अगर इंडिया में बात करें तो एनडीए है, बीजेपी है और जनता दल है, कई जो पार्टीज है मिलकर उन्होंने अपना बहुमत को सिद्ध किया है और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो उनको चला रहे हैं। तो ये होता है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। उसके बाद है बेटा कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कौन सी होती है, कि मान्यता प्राप्त जो पार्टी होती है वो कौन सी पार्टी होती है। बेटा कोई भी पार्टी हो उसको अपने देश का जो इलेक्शन कमीशन होता है वहां पर अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड करना होता है, पंजीकृत करना होता है, नामांकन करना होता है, तो वही पार्टी हमारी रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में उसको पहचान मिलती है कि एक पार्टी है। और फिर वो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो सभी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है, सबको फैसिलिटीज देता है कि अपने जो है वो पार्टीज के ऑफिसेज जो हैं उनको इस्टेब्लिश कर सके, उनको सिंबल्स प्रोवाइड करता है, और पार्टी जो है वो इन सिंबल्स को अपने इलेक्शंस में यूज करती है। जब वो इलेक्शन लड़ती है तब पार्टी इन सिंबल्स को यूज करती है। जैसे बीजेपी का है हमारा कमल का फूल है, कांग्रेस का हमारा हाथ का पंजा है, बीएसपी का हमारा हाथी है। तो अलग अलग पार्टीज के अलग अलग सिंबल्स हैं और ये सिंबल्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। हमारे देश में चुनाव जो है बेटा उनको करवाने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट करवाएगी तो रूलिंग पार्टी जो है बेटा वो हो सकता है कि बायस्ड हो जाए, मतलब निष्पक्ष चुनाव ना हो,
तो इस चीज को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको फॉर्म किया गया है, जो कि हमारे देश के जो इलेक्शंस होते हैं उनको सुचारू रूप से, उनको ठीक ठाक से करवाने की सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारे इलेक्शन कमीशन की होती है। तो पार्टीज को अपना नाम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाना होता है। फिर इलेक्शन कमीशन जो है उन पार्टीज को सिंबल्स देती है और उनको उनके पार्टी ऑफिस जो है बनाने के लिए उनके लिए भी स्पेशल ऑफिस, स्पेशल फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाती है। और उसके बाद एक पार्टी जो है वो रिकॉग्नाइज पार्टी के रूप में अपनी जो है पहचान बना लेती है कि ये हमारे देश की एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। उसके बाद है क्राइटेरिया गिवन बाय इलेक्शन कमीशन, कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसने क्या क्राइटेरिया दिया है कि कौन सी पार्टी है जो कि स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनने के लिए किस कंडीशन को पूरा करना पड़ता है। कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी कब कहलाती है, कब बन सकती है स्टेट पार्टी? जब कोई पार्टी 6% टोटल वोट जितनी है उसका 6% लेजिस्लेटिव असेंबली में विन कर लेती है, या फिर दो सीट जो है स्टेट पार्टी से अगर उसको स्टेट से मिल जाती हैं तो वो जो पार्टी है स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। यानी टोटल वोट्स का 6% या स्टेट से 2 सीट, जिस स्टेट में वो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है उस स्टेट से 2 सीट या फिर टोटल वोट का 6% अगर वो पार्टी हासिल कर लेती है तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिलता है बेटा? किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा जब मिलता है जब कोई पार्टी टोटल वोट्स का, हमारे लोकसभा के इलेक्शन में जितने भी टोटल वोट्स हैं उन टोटल वोट्स का 6% अलग अलग, यानी 4 स्टेट से, यानी कि एक ही स्टेट से 6% ले ले तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, नहीं 4 अलग अलग स्टेट से उनको ये वोट जो है वो लेने पड़ते हैं। तो 6% वोट्स जो है 4 स्टेट्स से या फिर लोकसभा में 4 सीट अगर कोई पार्टी हासिल कर लेती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। समझ में आया बेटा कि हमारी जो पार्टीज हैं वो कितनी है, स्टेट पार्टी कितनी है, और हमारी स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या है और नेशनल पार्टी के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है। स्टेट पार्टी के लिए क्या है कि टोटल वोट्स का 6% जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं या स्टेट की 2 सीट्स, और नेशनल पार्टी के लिए क्या होता है कि लोकसभा के इलेक्शन के में टोटल वोट्स का 6% या फिर लोकसभा की 4 सीट अगर कोई पार्टी हासिल करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल पार्टी कहते हैं। उसके बाद है बेटा कि नेशनल पार्टीज जो है उसको रिकॉग्नाइज, हमारे देश में कितनी रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज हैं? 8 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज हैं बेटा। ये 2006 का आपको डाटा दिया गया है। अब 2020 तक हमारी 8 जो है वो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज हैं। वो कौन कौन सी हैं 8 रिकॉग्नाइज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज? सबसे पहली है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC जिसको बोलते हैं। इस पार्टी को बेटा हम पॉपुलरली जो है इस पार्टी को कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। और ये जो पार्टी है हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ओल्डेस्ट पार्टी है। इसकी स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी। और ये जो पार्टी है बेटा इसने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। और ये जो पार्टी है ये आइडियोलॉजी जो है आदर्शवाद को बहुत मानती है। गांधी जी के जो आदर्श है उनको बहुत मानती है हमारी ये पार्टी। उसके बाद है हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसको कि हम BJP के नाम से जानते हैं और जिसका कि चुनाव चिन्ह हमारा कमल का फूल है। ये जो पार्टी है इसकी स्थापना बेटा हमारी 1980 में हुई थी। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारा जो इंडिया है उसको स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न बनाना है, और जो हमारा हिंदुत्व है, हमारा कल्चरल नेशनलिज्म है, उसको प्रमोट करना है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य। अभी हमारा जो लास्ट ईयर ये जो BJP जो है इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जम्मू कश्मीर को भी एक ही संविधान के अंतर्गत ले लिया है। पहले जम्मू कश्मीर का बेटा अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अब BJP ने जम्मू कश्मीर के लिए भी पूरे देश के लिए एक ही संविधान जो है
उसको निर्मित कर दिया, आर्टिकल 370 जो है उसको खत्म कर दिया है। और लास्ट जो है हमारा डिमांड यूनिफॉर्म सिविल कोड कि सबके लिए एक जैसे इक्वल सिविल कोड की जो है वो डिमांड करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। उसके बाद है हमारी बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको कि बीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पार्टी है बेटा, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और किसके लीडरशिप में हुई थी? कांसीराम की लीडरशिप में हुई थी। ये जो पार्टी है बेटा, ये दलितों, आदिवासियों, ओबीसी जो हमारे पिछड़ी जाति के जो लोग हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज यानी जो धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम पाई जाती है, उनके वेलफेयर के लिए ये जो पार्टी है, ये हमारी पार्टी काम करती है। और ये जो पार्टी है, ये महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी और बी.आर. अम्बेडकर, इनकी जो टीचिंग है, इनके जो उपदेश है, उनसे बहुत ही इंस्पायर्ड है। उसके बाद हमारी कौन सी पार्टी है? उसके बाद है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, यानी जिसको कि हम CPIM भी कहते हैं। ये जो पार्टी है बेटा, ये हमारी 1964 में फॉर्म हुई थी और ये जो है ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद की जो फिलोसफी है उससे प्रभावित है और ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, इन दोनों को सपोर्ट करती है। उसके बाद है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI। ये जो पार्टी है बेटा, ये 1925 में बनी थी और ये जो पार्टी है ये CPIM का ही पहले पार्ट थी, बाद में उससे अलग होकर बनी है और ये पार्टी भी मार्क्सवाद को सपोर्ट करती है। उसके बाद है हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP, जिसको कि हम बोलते हैं। ये जो पार्टी है बेटा, ये 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये पहले कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थी। 1999 में ये कांग्रेस पार्टी से अलग होकर NCP जो है वो पार्टी बनी थी। और ये जो पार्टी है बेटा, ये गांधीवाद को, सेकुलरिज्म को, इक्वल स्टेटस को, जस्टिस को, फेडरलिज्म को, इन सब को सपोर्ट करती है। और ये जो पार्टी है बेटा, इसका क्या मानना है? इस पार्टी का ये मानना है कि जो इंडियन बोर्न सिटीजन्स हैं, हमारे देश की सरकार बनाने के लिए, जो यानी कि हमारे देश के जो सरकारी पद हैं, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री का पद हो गया, हमारे कैबिनेट के जो पद हो गए, या सत्ता में आने के लिए जो लोग हैं वो हमारे इंडियन बोर्न सिटीजन होने चाहिए, किसी दूसरे देश का सिटीजन नहीं होना चाहिए। जैसे कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी है, लेकिन वो इटली की है, तो ये पार्टी जो है ये इस बात का विरोध करती है। ये कहती है कि हमारे देश का जो अध्यक्ष है, जो सत्ता में आने वाले जो लोग हैं, वो इंडियन बोर्न होने चाहिए, विदेशी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंडियन बोर्न लोग ही अपने देश के कल्चर को, अपने देश की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमारी 7th जो है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये जो पार्टी है बेटा, ये 1998 में बनी थी और ये जो पार्टी है ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म इनको सपोर्ट करती है। और हमारी 8th पार्टी है हमारी नेशनल पीपल्स पार्टी। ये जो पार्टी है बेटा, ये 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको नेशनल पार्टी का जो दर्जा है वो इसको मिला था 7 जून 2019, यानी 7 जून 2019 को इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, नेशनल पीपल्स पार्टी को। और ये जो पार्टी है बेटा, ये हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, NCP जो है, उससे अलग होकर बनी है। तो ये हमारी 8 पार्टीज हैं जिनको कि नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद है बेटा राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड देयर कंट्रीब्यूशन। हमारे देश में बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं बेटा जो कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो कि नेशनल लेवल पे इलेक्शन नहीं लड़ती हैं, बल्कि हमारे जो मतलब एक क्षेत्र विशेष में, जैसे जो पार्टी केवल हरियाणा में ही इलेक्शन लड़ती है उनको हम क्षेत्रीय पार्टियां कहते हैं। जैसे कि आपकी इनेलो हो गई, ठीक है, आपकी समाजवादी पार्टी है, बीजू जनता दल है, AIADMK है, DMK, ये सारे जो एग्जाम्पल है बेटा, ये रीजनल पार्टीज के हैं जो केवल एक ही स्टेट में, एक ही क्षेत्र में इलेक्शन को लड़ते हैं। तो आजकल ऐसी बहुत सी पार्टियां जो है उनका उदय हो रहा है और इन पार्टीज का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की सरकार को चलाने के लिए।
उसके बाद है बेटा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां आती है, उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो चैलेंज आता है बेटा वो होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बेटा, इसमें क्या होता है कि जो पावर्स होती है ना वो उनके लीडर्स के हाथों में होती है, मेंबरशिप भी वो अपनी मर्जी से देते हैं। तो लीडर्स जो हैं वो एक तरह से पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर रूल करते हैं। तो सभी लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलती अपनी बात को कहने की, सुनने की, या इंटरनल इलेक्शंस भी नहीं होते हैं कि पार्टी जो है वो अपना नेता खुद चुन सके। तो इस तरह से इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसकी कमी पाई जाती है। उसके बाद है डायनेस्टिक सक्सेशन, जिसको कि हम वंशवाद कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि जो पार्टी का जो लीडर होता है वो एक तरह से वंशवाद का होता है, भाई पहले पिता था फिर उसके बाद बेटा बन गया, मतलब फैमिली मेंबर्स में ही सत्ता जो है वो घूमती रहती है। जैसे कि हम कांग्रेस का एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले जवाहरलाल नेहरू था, फिर इंदिरा गांधी बन गई, फिर राजीव गांधी बन गया, उसके बाद सोनिया गांधी के हाथों में पावर आ गई और अब राहुल गांधी। तो इसमें क्या होता है बेटा कि वंशवाद की राजनीति होती है कि फैमिली मेंबर्स में ही जो है वो सत्ता घूमती रहती है, काबिल जो लोग होते हैं उनको सत्ता में आने का मौका नहीं मिल पाता। उसके बाद है मनी एंड मसल पावर। इलेक्शन को जीतने के लिए बेटा लोग जो है वो गलत तरीकों का भी यूज करते हैं। एक ये सबसे बड़ी चुनौती आती है कि पार्टी जो है वो पैसा दे के लोगों की वोट को खरीद लेते हैं और जो काबिल लोग रहते हैं होते हैं वो सत्ता में आने से रह जाते हैं, और कई बार लोगों को डरा धमका कर जो है वो भी वोट जो है वो अपने पक्ष में डलवा लेते हैं। तो मनी और मसल पावर जो है इन दोनों का इलेक्शंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको कि हमारे देश की सरकार को दूर करने की जरूरत है। उसके बाद है बेटा कि वेज टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनमें सुधार करने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका हमारे देश की सरकार ने अपनाया है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि हमारे जो एमएलए और एमपी जिस पार्टी के टिकट से जीत कर आते हैं, जीतने के बाद अगर वो अपनी पार्टी को बदलते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप है या उनकी जो लीडरशिप है वो खत्म हो सकती है। तो एक तो ये किया है कि जीतने के बाद कोई भी एमएलए या एमपी अपनी जो पार्टी है वो बदल नहीं सकता, यानी दल बदल जो है उसको बंद कर दिया गया। तो एक तो सुधार ये किया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको लागू किया गया है कि कोई भी एमएलए या एमपी जीतने के बाद, भाई कई बार क्या होता था कि पैसे के लालच में या पद के लालच में भाई आपको हम हमारी अगर ज्वाइन कर लोगे पार्टी तो हम अगर सत्ता में आए तो हम आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना देंगे या एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना देंगे, इस लालच में लोग जो अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। तो इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो बनाया गया है। दूसरा जो सुधार है वो क्या है कि डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग नॉमिनेशन, कि ये हर कैंडिडेट के लिए जरूरी है जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, उसको पूरी की पूरी डिटेल इलेक्शन कमीशन को देनी होती है ताकि ज्यादा भाई इलेक्शन में पैसे का मिसयूज ना हो और आपराधिक जो लोग हैं वो सत्ता में ना आए। इसको रोकने के लिए ये रूल बनाया गया है। मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड आईटी रिटर्न्स। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये भी नेसेसरी किया गया है, जरूरी किया गया है कि अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी फाइल उनको सबमिट करनी पड़ती है ताकि उनके जो इनकम है उनका जो पूरी की पूरी डिटेल है वो सरकार के पास हो, ताकि इलेक्शन के टाइम लोग जो है अपने पैसे का मिसयूज ना कर सके। तो उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे बेटा।
ये हमारा आज का पूरा पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर था। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।